अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं वो है कि आपको मालूम है कल आम इंतखाबात हैं, पोलिंग डे है, लोग वोट करेंगे। तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खाके में किस जमात के लिए कितनी सीटें हैं ये हम आपको बताएंगे और किस तरह से ये कैलकुलेशन की गई है, ये सब कुछ हम आपको आज बताएंगे। सुहेल वड़ाइच साहब ने भी तो एक आर्टिकल लिखा है, लेकिन हम आपको उससे हट के चीज़ें बताएंगे कि वो क्या है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खाके में। देखिए, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का खाका है उसमें पंजाब और केपी इस वक्त बहुत मैटर कर रहा है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर पीटीआई का बहुत जोर है और वो टफ टाइम दे रही है। उस जोर को तोड़ने के लिए जो इकदामात किए गए वो बड़े सोचे समझे थे और उसमें सब कुछ अलाइंड था। उसमें अदलिया जो थी वो फौज के साथ थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस कादी फैज़ साहब जो थे, इन दोनों की सोच सेम थी पीटीआई को लेकर और दोनों ने एक दूसरे से भरपूर ताउन किया। और उसमें काजी साहब ने बहुत, चीफ जस्टिस कादी फैज़ साहब ने भरपूर हाथ बटाया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। तो ये एक सिनेरियो था, उसके अंदर जो फैसले आए वो आपके सामने हैं। पीटीआई को बहुत पहले उसको 9 मई के बाद उसको डेंट डाला गया कि उसके लोगों को गिरफ्तार किया गया, कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया गया, पूरी पार्टी अंडरग्राउंड चली गई और जो 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 मंजर आम पर था उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहला कट था। दूसरा कट फिर उनके लोगों के कागजात दाखिल करवाना मुश्किल कर दिया गया, पार्टी की मुहिम चलाना मुश्किल कर दिया गया और उनको उससे महरूम किया जाता रहा। फिर तीसरा जो आप कह लें कि एक और जो स्टेप था वो था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन हुई उसमें बिल्कुल उम्मीदवारों के जो हलके थे उनको बिल्कुल चेंज करके इतना कंफ्यूज कर दिया गया वोटर को कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसका कौन सा हलका बनता है और उसका उम्मीदवार कौन सा बनेगा। चौथा स्टेप जो लिया गया वो ये था कि जो वोटर हैं उनके पोलिंग स्टेशंस तब्दील कर दिए गए कि लाइक इस दफा अगर आप बिलफर्ज ये अपने जो आपका मोहल्ला है वहां का जो पोलिंग बूथ था, जो पोलिंग स्टेशन था, आपने वहां पर वोट करना था, तो पिछले इलेक्शन में आपने किया था, तो इस इलेक्शन में आपका निकाल कर किसी और ही जगह पर फेंक दिया गया और आप वो ढूंढते रहे कि कहां पे मेरा वोट, अच्छा वो जाना है, ये वो, तो वो मुश्किल कर दिया गया। और ये इसलिए किया गया कि जो खास तौर पे जो पीटीआई ने एक जो 40+ जो एज ग्रुप में जो डेंट डाला था उसको कर्टेल करने के लिए किया, क्योंकि जब जितना ज्यादा दूर पोलिंग स्टेशन होगा जो उम्र रसीदा वोटर होंगे उनके लिए वहां पर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और उस सूरत में भी कुछ ना कुछ वोट कम किया जा सकेगा। फिर आखिर में जो एक और जो फिर आप कह लें कि फाइनल नेल इन द कॉफिन था वो था कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ साहब के हाथों पीटीआई का बल्ले का सिंबल छीना गया और उसके बाद पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों को आजाद कर दिया गया। अब वो जब आजाद कर दिए गए उसके बाद अब एक आम वोटर के लिए ये मुश्किल बना दिया गया कि वो कैसे, पहली बात है 3 चीजें एक जो पीटीआई का वोटर था उसको टारगेट रख के इस स्टेप से की गई। एक ये किया गया कि पीटीआई के वोटर को ये कंफ्यूज कर दिया गया कि वो कैसे ढूंढेगा उसका उम्मीदवार का निशान क्या है जो पीटीआई का सपोर्टर है। दूसरा ये किया गया कि पीटीआई का उम्मीदवार ढूंढिए, अब वो भी मुश्किल बना दिया गया। तीसरा पीटीआई के वोटर को एक साइकोलॉजिकल मैसेज दिया गया कि ये सारे आजाद उम्मीदवार हैं, अगर हम आपके लोग इंतखाबात से पहले तोड़ के जहांगीर तरीन की, परवेज खटक की पार्टियों में शामिल करवा सकते हैं तो ये जीतेंगे, तो ये इमरान खान के एमएनएस नहीं रहेंगे, ये आजाद उम्मीदवार होंगे, हम इनको उठा के दीगर पार्टियों में डालेंगे। तो उससे पीटीआई का वोटर को यह मैसेज देकर डिसअपॉइंट किया गया कि वो इलेक्शन वाले दिन वोट करने निकले ही ना, क्योंकि उसका तो उम्मीदवार अगर उसके वोट से जीतेगा भी तो कौन सा वो पीटीआई का उम्मीदवार रहेगा, उससे तो पीटीआई को डिच ही करना है। और फिर जो एक और
जो कदम उठाया गया वो ये है कि पीटीआई के वोटर को ये मैसेज देने के लिए कि बहुत बड़ा रेड क्रॉस है मिलिट्री की तरफ से इमरान खान साहब के नाम के ऊपर। उसके लिए इमरान खान साहब को बैक टू बैक 3 सजाएं एक हफ्ते के दौरान इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले सुनाई गई। इसमें साइफर केस में उनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, फिर उनको 14 साल कैद की सजा तोशाखाना तहफ़ के करप्शन में सुनाई गई, फिर तीसरी सजा उनको इद्दत के केस में 7 साल सुनाई गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया पीटीआई के वोटर को कि इमरान खान किसी सूरत नहीं काबिल कबूल। और उनकी जमात तो आप देख लें कि जमात के हमायत याफ्ता अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा भी तो वो पार्टी में नहीं रहेगा। अब ये सब कुछ करके फिर अब इलेक्शन में मामला गया। अब पोलिंग डे को मैनेज करने के लिए फिर क्या किया गया? पोलिंग डे को मैनेज करने के लिए कि जो ईएमएस सिस्टम है, ठीक है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, वो अब फौज के ही एक कर्नल साहब इलेक्शन कमीशन में बैठ के चला रहे हैं। है रिटायर्ड कर्नल, लेकिन आपको पता है कर्नल ही है ना, फौज का ही है ना। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि उस ईएमएस सिस्टम के अंदर किस तरह की वो गेम खेलेंगे। फिर ईएमएस सिस्टम बनाने के लिए जो मेन इदारा है और जो वोट और सब कुछ भी देखेगा, थंब इंप्रेशन देखेगा, वो नादरा है। नादरा के जो चेयरमैन है वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब है, मुनीर अफसर साहब, ठीक है। तो उनकी काबिलियत से भी फौज भरपूर इंशाल्लाह फायदा उठाएगी इलेक्शन रिग करने के लिए। तो उस तरीके से भी किया जाएगा। फिर पीटीआई के अब आप देखें, वोटर तो अगर निकलता भी है, वोटरों को होता है कि वो जाके पर्ची बनवाते हैं अपनी जमात के पोलिंग कैंप से, जो बाहर हर जमात में लगाए होते हैं अपने अपने उम्मीदवारों ने। पीटीआई के उम्मीदवारों के पास पोलिंग कैंप ही नहीं पूरे होंगे, क्योंकि कौन पोलिंग कैंप पीटीआई का लगाएगा, ठीक है। बहुत कम जब वो पोलिंग कैंप होंगे, अक्सरियत में होंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब आप बताइए कि वो कैसे उम्मीदवार अपने के वो जाके देखेंगे कि अच्छा इस पे पीटीआई का झंडा लगा हुआ है, तो ये अगर पोलिंग कैंप है तो वो मुझे उम्मीदवार का जो नुमाइंदा है वहां पे वो पर्ची बनाते बता देगा कि यार ये पीटीआई के उम्मीदवार का पोलिंग ये अंदर जो निशान है ना वो ये है, तो इधर जाके मोहर लगाना। तो उससे वोटर मजीद कंफ्यूज रहेगा कि अब वो कैसे जाके पता करे कि पीटीआई के उम्मीदवार का पोलिंग सिंबल कौन सा है और उम्मीदवार है एग्जैक्टली कौन, ठीक है, क्योंकि पीटीआई के झंडे वाले पोलिंग कैंप पोलिंग स्टेशन के बाहर उस तरह से मौजूद ही नहीं होंगे हर जगह पे। और अगर वो जाके पीएमएलएन के या पीपल्स पार्टी के या किसी और जमात के उससे वो बनवाएगा भी पर्ची, तो अब वो तो उसको नहीं बताएगा कि हाँ हाँ आपने अगर पीटीआई को वोट डालना तो ये आपका उम्मीदवार और ये उसका पोलिंग का निशान है, तो उधर से भी कंफ्यूज रहेगा। और अगर वो जाके वहां पे से फिर भी पर्ची बनवाता है तो अब वो ये जमातें क्लेम करेंगे कि देखो हमने तो इतनी पर्ची इशू किया, इसका मतलब है हमारा वोट इतना बनता है और ये हम सही जीते हैं इलेक्शन। तो ये एक पूरा एक स्ट्रेटजी है। इसके बाद फिर काउंटिंग के लिए हर जमात का पोलिंग एजेंट काउंटिंग में बैठता है इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ, और उसके सामने काउंटिंग होती है। फिर वो काउंटिंग फॉर्म 45 के ऊपर उसका रिजल्ट फिल किया जाएगा कि जनाब पीएमएल कितने वोट, पीटीआई कितने वोट, पीपल्स पार्टी कितने वोट, जेजेएफ कितने वोट, फलां आजाद उम्मीदवार कितने वोट, फलां आजाद उम्मीदवार कितने वोट, ठीक है। अब मसला यह है कि पीटीआई को ना सिर्फ पोलिंग कैंप के लिए बंदे नहीं मिल रहे, बल्कि पोलिंग एजेंट भी उनके पास पूरे नहीं होंगे, तो वो काउंटिंग में बैठेंगे भी नहीं। तो फिर जब वोट अगर उनको पड़ भी जाए तो वोट काउंट उनके लिए नहीं होगा, ठीक है, वोट खराब कर दिया जाएगा अंदर। पीटीआई के वोट के ऊपर लाइक टिक 2 लगा दिए गए, कहा गया ये देखो जी वोट ही खराब है, 3 टिक लगा दिए गए, कहीं पे स्याही फेंक दी गई, ठीक है। तो वो फिर इस तरह से करके पीटीआई के वोट खराब कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये वो तमाम मेथड्स हैं जिनके जरिए पीटीआई का यकीनी बनाया जाएगा कि वो ना करे इलेक्शन के दरमियान कोई सरप्राइज ना दे। तो इसके बाद एक तो यकीनी नजर आ रहा है कि पीटीआई शायद कोई खास सरप्राइज नहीं दे सकेगी इन इलेक्शंस में, और उसका अंदाजा पीटीआई को भी था। इसीलिए पीटीआई ने कल जाके जो 13 मई को चीफ जस्टिस कादी फायजिस्ता ने जो पीटीआई से धांधली करने के लिए इलेक्शन का सिंबल छीना बल्ले का, तो उसके खिलाफ कल पीटीआई ने उस केस में रिव्यू पिटीशन फाइल की है। अब चीज यह है कि वो अब बाद में रिव्यू होता भी है, बल्ले का निशान अगर वापस मिलता भी है, कुछ भी होता है, तो इन एनी केस
इलेक्शन तो हो चुका होगा, रिग हो चुका होगा, चीफ जस्टिस काजी फैसल ये यकीनी बना चुके हैं। तो वो उस सूरत में पीटीआई ने क्यों लेट चैलेंज किया? क्योंकि पीटीआई भी अब चाहती थी कि इलेक्शन तो ये हमें नहीं जीतने देंगे, नजर आ गया। एटलीस्ट फिर हमारे पास पूरा विक्टिम कार्ड तो हो कि हमारे से बल्ले का निशान छीना गया, हमें कैंपेन ना करने दी गई, हमारे उम्मीदवार अगवा किए गए, पार्टियां छुड़वाई गई, हमारे कारकुन अगवा किए गए। तो वो पूरा एक पैकेज हमारे पास मौजूद हो जो हम इस इलेक्शन डे के बाद खड़े होकर रो सकें कि ये हुआ है हमारे साथ, तो इसलिए हम इलेक्शन हारे हैं। और ये किसी हद तक उनका रोना जायज भी होगा क्योंकि ये सब कुछ हुआ तो है उनके साथ। तब उसके बाद पीटीआई सीटें कितनी लेगी, पीएमएलएन कितनी लेगी, पीपल्स पार्टी कितनी लेगी, ये सब कुछ हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो असेसमेंट है, उनका ये मानना है कि नून लीग के जो स्ट्रांग होल्ड हैं, जहां पे नून लीग गेन करेगी, वो है पंजाब, इस्लामाबाद और हजारा डिवीजन केपी का। ये कुल मिला के 149 सीटें बनती हैं। इसमें 141 सीटें पंजाब की, 3 सीटें इस्लामाबाद की और 5 सीटें हजारा डिवीजन की हैं कौमी असम्बली की। तो इस 149 सीटों में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये असेसमेंट है, और ये उनकी तरफ से नंबर शायद वो खुद भी देंगे। उनका ये मानना है कि नून लीग को जो बड़ी केयरफुली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अलाइंड होकर साथ काम किया है, तो नून लीग 100 से ऊपर सीटें ले जाएगी। अब ये सीटें 100 से ऊपर 105 भी हो सकती हैं, 110 भी हो सकती हैं और 120 तक भी जा सकती हैं। अब इसमें जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो सारी वर्किंग की है, उसमें यह है कि जो तमाम ग्राउंड पर सर्वेज किए गए हैं, वो ताजिरों से चेक किया गया है, बरादरियों को चेक किया गया, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर चेक किए गए सर्वे, और मजदूर यूनियंस में चेक किए गए। ये सारा कुछ करके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसके बाद नून लीग को रिपोर्ट दी कि किस हल्के में किसको टिकट दें। और फिर नून लीग ने जितने भी टिकट अवार्ड किए, उसमें नून लीग के पास आईएसआई, एमआई, आईबी, स्पेशल ब्रांच, पुलिस, इन तमाम की रिपोर्ट्स मौजूद थी। जो भी कैंडिडेट आ रहा था, नून लीग उसका कैंडिडेट के लिए, टिकट के लिए जो अप्लाई कर रहा था, उसका नून लीग उन रिपोर्ट्स के साथ मुआजना कर रही थी। तो जिस भी उम्मीदवार को टिकट दिया गया, उसका यह इंश्योर किया गया कि इन तमाम रिपोर्ट्स में उसका जो वोट बैंक, जो पाकिस्तान आर्मी ने, आईएसआई ने, एमआई ने, आईबी ने, स्पेशल ब्रांच ने, पुलिस ने दिखाया हो, वो 75,000 प्लस हो उसके पास वोट बैंक, ताकि बाकी फिर उस दिन ठप्पे लगा के या खुद कुछ कैंपेन करके बढ़ा के पूरा कर लिया जाए और उसको विनिंग बना लिया जाए। तो वो इस तरह से उन्होंने ये रिजल्ट निकाला, और उसकी बुनियाद पर उनका ये मानना है कि वो इतनी सीटें जीत सकते हैं। और फिर इसी ताउन की बुनियाद पर, फौज के ही कहने पर, जो सीटें हैं वो 10 सीटें छोड़ी गई, बल्कि 10 से ज़्यादा छोड़ी गई, जो आईपीपी और इनको दी गई मुस्लिम लीग काफ, और फिर ये सीट एडजस्टमेंट हुई। उसमें अब मजीद क्योंकि पीटीआई दंड डाल सकती थी और नून के वोटर वहां पे निकल के वोट नहीं कर सकते थे आईपीपी के उम्मीदवारों के लिए, तो उसके लिए फिर लाइक जहांगीर तरीन के लिए फौज ने अगवा करके तमाम पीटीआई के उम्मीदवारों से सरेंडर करवाया ताकि जहांगीर तरीन जीत सकें किसी तरह से लोधरा में। अब वो मुकाबला जहांगीर तरीन वर्सेस वो क्या सदीक बलोच है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके दरमियान हो गया लोधरा में। तब देखते हैं वहां पर क्या होता है। और इसी तरह इधर लेकिन गुलाम सरवर के लिए जो ये टैक्सला वाला हल्का है और ये सारा, इसमें अब नून लीग के जो उम्मीदवार हैं, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वो बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं। वो आराम से जीत सकते थे अगर नून लीग उनको टिकट दे देती, लेकिन नून लीग ने फौज के कहने पर उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन वो आज़ाद लड़ रहे हैं,
तो वो अभी भी अगर ना भी जीते तो वो कम से कम गुलाम सरवर साहब का जीतना नामुमकिन बना चुके हैं। अनटिल अनलेस फौज उस दिन तमाम धांधली करेगी तो वो गुलाम सरवर को जितवा लेगी, तो ये एक अलग कहानी होगी। तो इस बुनियाद पर नून की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट है वो ये है कि आईपीपी 2 से 3 सीटें जीत लेगी पंजाब से, और इसी तरह काफ को भी 1 से 2 सीटें जितवाई जा सकती हैं। अब जो पीटीआई के उम्मीदवार जीतेंगे वो भी सुन लीजिए। केपी से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट है कि पीटीआई के तकरीबन 15 से 16 एमएनए जीत सकते हैं, और पंजाब से भी तकरीबन 8 से 10 जो पीटीआई के एमएनए हैं वो जीत सकते हैं, जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता है। इसी तरह कराची से भी 4 से 5 नशिस्तें पीटीआई जीत सकती है। तो ये मिला के पीटीआई का जो नंबर है वो 30 से 35 के बीच में रखा जा रहा है एमएनएस का, और वो फिर ये किया जाएगा, ये सोचा जा रहा है कि उनमें से बहुत से लोगों को पहले से ही जिनके नजर आ रहा है कि वो जीत सकते हैं, उनसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अब राब्ते कर रही है, और गालिब इम्कान है कि इलेक्शन जीतने के बाद उनको आईपीपी में शामिल करवाया जा सकता है या उनको डायरेक्ट नून लीग पे भेजा जा सकता है, लेकिन गालिब इम्कान है कि उनको आईपीपी में शामिल करवाया जाएगा ताकि जहांगीर तरीन साहब और इन सबको पीएमएलएन की इत्तेहादी बनवाया जाए, और फिर सेंटर में जो गवर्नमेंट आए उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अपर हैंड हो। मियां नवाज शरीफ साहब किसी वक्त में अगर कोई हैंकी फैंकी करें तो इन जमातों को बाहर निकाल लिया जाए तो नून लीग की अक्सरियत खत्म हो जाएगी। पहले पीपल्स पार्टी को सेंटर में इत्तेहादी बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन अब पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में रखा जाएगा और पीपल्स पार्टी को सिर्फ सिंध तक महदूद किया जाएगा। केपी में पंजाब में जो नून लीग की जो मेजॉरिटी है वो 2/3 देखी जा रही है कि पंजाब में नून लीग बआसानी सूबाई हुकूमत बना लेगी। केपी में पीटीआई अभी भी पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सूबाई असम्बली की सीटों पर अक्सरियती जमात होगी। उसमें पीटीआई के लिए जो देखा जा रहा है कि 40 पीटीआई नशिस्तें बआसानी केपी में जीत सकती है सूबाई असम्बली पर। इसके बाद जेयूआईएफ है जिसके बारे में केपी में कहा जा रहा है कि वो 20 मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट है, 20 के करीब नशिस्तें जीत सकती है। फिर एएनपी 10 से 12 नशिस्तें जीत सकती है। फिर जो पीपल्स पार्टी है चंद नशिस्तें वो भी सूबाई असम्बली की ले सकती है। कहा जा रहा है कि 4 से 6 के करीब उनकी हैं। इतनी ही नून लीग की बताई जा रही हैं, और शायद कई जगहों पर कुछ आज़ाद लोग भी जीत जाएं। परवेज खटक साहब अब इस वक्त नो बॉडी हैं, लेकिन वो कहा जा रहा है कि गालिब इम्कान है कि उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अब ये देख रही है कि उनको किसी तरह से ठप्पे लगवा के जितवाया जाए, ताकि जो अगर पीटीआई अक्सरियत लेती भी है तो पीटीआई को पहले तो हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए, लेकिन अगर पीटीआई वो हुकूमत प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं रखती उनकी पॉलिसीज के मुताबिक, तो फिर परवेज रशीद साहब वो डार्क हार्स होंगे जिनको आगे लाके पीटीआई की हुकूमत गिराई जाएगी और उन आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करवा दिया जाएगा फिर परवेज खटक की जमात में, और वो फिर इस तरह से एक अक्सरियती बन के वो एक सीएम के स्लॉट के लिए परवेज खटक या फिर जेयूआईएफ कोई भी एक फिर बिड कर सकती है सीएम के स्लॉट के लिए। सिंध में अगेन जो पीपल्स पार्टी है उन्हीं का सीएम आएंगे, और वो वाज़े नजर आ रहा है कि दे आर इन अ गुड पोजीशन, वो जीत जाएंगे। बलूचिस्तान में नून लीग को हुकूमत दिलवाई जाएगी। नून लीग का जो नंबर देखा जा रहा है कि पंजाब और हज़ारा डिवीजन और बलूचिस्तान से भी नून लीग को 2 से 3 नशिस्तें दिलवाई जा सकती हैं। तो इस तरह करके नून लीग का नंबर 100 से 120 के बीच में कहीं वेरी कर रहा होगा, और नून लीग की जो इत्तेहादी होंगी वो आईपीपी होगी। अगर एमक्यूएम कराची से चंद नशिस्तें निकाल लेगी वो होगी। इसी तरह से ये मुस्लिम लीग काफ होगी, जेयूआईएफ होगी। जेयूआईएफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो 10 के करीब कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत सकती है, तो वो होंगे। तो ये एक पूरा एक वो मलगूबा होगा जिसके अंदर अब ये रखा जा रहा है कि पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाएगी। उसके लिए नून लीग के जो वज़ीर आला की
उम्मीदवार हैं वो मरीम नवाज साहिबा होंगी, जिनके नाम पर पहले तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी एतराज़ात थे, लेकिन अब वो एतराज़ात इदारों ने ख़त्म कर दिए हैं। मियां नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो MN सिर्फ कौमी असम्बली में बैठने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे। और ये भी नहीं हो सकता कि कैबिनेट में वो एक थ्राइस प्राइम मिनिस्टर रहने वाले और नून लीग के कायद अब कैबिनेट में वो एक सीनियर मिनिस्टर के ऊपर बैठे हो, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ही बनना है। मियां शहबाज शरीफ साहब सेंटर में आ सकते हैं और सेंटर में ही आएंगे, और उनका बुनियादी रोल मियां नवाज शरीफ साहब को फौज के साथ एक ब्रिज का किरदार अदा करना उनका बुनियादी रोल होगा। तो ये एक मंजरनामा है। इस सब के ऊपर हम आपको मजीद भी डिटेल्स देंगे। हाँ, पीपल्स पार्टी की सीट्स नहीं मेंशन की, तो पीपल्स पार्टी की जो सीट है वो कही जा रही है कि लगभग 50 के करीब आ सकती हैं सीट्स पीपल्स पार्टी की। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।